अच्छा देखो, लास्ट दिन मैंने तुम लोग को ये लिखवाया था, ये वाला पॉइंट, कि अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, इसके पहले हम लोगों ने किया था अगर कोई एक या दो पार्टनर, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या होगा, वो मैंने यहाँ पर बता दिया था। अब हम लोग इसको देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू से कि कैसे होगा। हम एक बार बता देते, देखो अगर सभी कोई इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो पेमेंट तो कोई नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे पहले क्या होता था, कोई एक इंसॉल्वेंट हुआ तो उसका बदले जो सॉल्वेंट क्रेडिट बैलेंस वाले पार्टनर है वो अपना पेमेंट करते थे, मतलब उस डेफिसिट का। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, किसको पेयर करना पड़ेगा, जो आउटसाइडर है। अगर कोई भी नहीं दे पाएगा तो आउटसाइडर जिसको पेमेंट मिलने वाला था उसे कम पेमेंट मिलेगा, उसे पेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग का सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो जो क्रेडिटर का रियलाइजेशन अकाउंट में जो हम लोग क्रेडिटर वाला पॉइंट लिखते हैं उसका अलग से लेजर होगा, वो नहीं लिखेंगे। यही चीज मैंने तुम लोग को लास्ट दिन नोट करवाया था, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन के साथ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये देखो, इससे ही हमें समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला है, अमल एंड बीमल आर इन इक्वल पार्टनरशिप, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 1:1, ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन एज अंडर 31 मार्च 2022 बोला है, क्रेडिटर अमल्स कैपिटल प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक कैश और बीमल्स ड्रॉइंग, मतलब बीमल्स का कैपिटल क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी, ये देखो एसेट रियलाइज, प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक ये सब बोला है। फिर बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 175, अमल्स प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेप्ट, मतलब बिजनेस का डेप्ट वो क्या पे करेगा, उसने पर्सनल जो डेप्ट कर रखा है वही वो पे नहीं कर सकता है, मतलब ऑब्वियसली इंसॉल्वेंटी होगा। whereas बीमल्स प्राइवेट एस्टेट हैज ए सरप्लस ऑफ 200 ओनली, ठीक है। और बीमल के पास अगर कुछ है तो बस 200 रुपए है, ठीक है, तो वो बिजनेस में 200 रुपए दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। हमें क्या करना है, नेसेसरी लेजर बनाना है, तो और उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है। नेसेसरी लेजर में क्या क्या होता है, पहला बोलो, रियलाइजेशन, ठीक है, और कैश अकाउंट होगा, और क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन यहाँ पर जो लाइबिलिटी है उसका अलग अकाउंट होगा, क्योंकि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, वही मैंने लास्ट दिन तुम लोग को पता है कि स्टार्टिंग में भी बताया, ठीक है। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट तो तुम लोग को पता ही है कैसे। हाँ बोलो, हाँ डेफिशिएंसी का अकाउंट भी बनेगा, ठीक है। चलो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। इलस्ट्रेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, पेज नंबर तो डिसोल्यूशन ही तो कर 10.219 होता है। अच्छा यहाँ पर पहले लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। अच्छा इसमें क्या क्या ब्रॉट डाउन करेंगे, पहले तो बुक वैल्यू 0 करना होता है, तो ये सब लिख देंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये कैश नहीं लिखेंगे। अच्छा ये ड्राइंग्स कहाँ लिखेंगे बोलो, कैपिटल में, और ये कैश का अपना कैश अकाउंट बन जाएगा। ऐसे करके ब्रॉट डाउन करो, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी 2500, फर्नीचर फर्नीचर 500, डेटर 500 कौन सा फर्नीचर है, टूटा फूटा होगा, स्टॉक ये किसी जमाने का बात होगा जब आता होगा, अभी तक कुछ नहीं आया, लकड़ी पकड़ा है, वो भी नहीं मिलेगा। लकड़ी मतलब वो चेयर में लकड़ी। अच्छा कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीटी लिख लेते हैं। पहले सब लिख ले रहे हैं एक एक अकाउंट ओपन करके, मैंने पहले रियलाइजेशन में लिख दिया है, ठीक है, उसके बाद कैश अकाउंट बना लिया।
अच्छा, अब क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा क्रेडिटर अकाउंट बनेगा क्योंकि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है। अच्छे से इस पॉइंट को ध्यान में रखो, नहीं तो फिर बोलोगे, सोचोगे कि इसमें बना था उसमें क्यों नहीं बना था। ठीक है, तो जो भी स्पेशल पॉइंट होता है उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। लिख लिख के कितना याद रखोगे? तो जब भी पढ़ोगे क्या कॉपी निकाल के पढ़ोगे? फिर इसका क्या इस्तेमाल करना है? और भूल कैसे जाओगे? बोलो, तुम लोग घर जाने के टाइम पे घर ही जाते हो ना, किसी और के घर पे तो नहीं चले जाते हो गलती से। इधर जाने के बदले इधर चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार एक बार हुआ था। नहीं लगा था गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। तो क्रेडिटर का देखो 4800, यहाँ पर लिखेंगे। क्रेडिटर बाई साइड में जाएगा, ठीक है, लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर का अकाउंट इसीलिए बन रहा है क्योंकि ये इंसॉल्वेंट है, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है। सिर्फ इंसॉल्वेंट नहीं, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है। क्रेडिटर की जगह कुछ और होता, लाइक मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या कोई लोन होता तो वो भी लिखना पड़ता। अच्छा, अब अमल्स कैपिटल, उसके लिए कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं पार्टनर का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमल और बीमल बाई बैलेंस बीडी 750 यहाँ पर। और एक ड्राइंग्स था यानी नेगेटिव कैपिटल 550, ये वाला बीमल्स ड्राइंग, तो इधर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 550। अच्छा, और एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेफिशिएंसी अकाउंट छोटा सा होगा, ठीक है, हम पीछे ही बना लेते, पता नहीं जगह हो ना हो। डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी का मतलब है कि अगर आउटसाइडर को पे नहीं कर पा रहे हैं तो कितना उनको लॉस बियर करना है, उसके लिए डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा। अभी क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा, बाकी रूल्स सेम है जैसे होता है नॉर्मली, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने क्या किया, सारे ओपनिंग बैलेंसेस को लिख लिया। मतलब बेसिकली अगर देखोगे तो प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश, ड्राइंग्स, क्रेडिटर, अमल्स कैपिटल, सभी को किसी ना किसी अकाउंट में हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। ये हो चुका है पूरा ब्लैंक, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्लांट एंड मशीनरी ये सब बेच के पैसा मिला है तो कहां पर आएगा? रियलाइजेशन में। क्या लिखेंगे? बाई कैश, ठीक है, बाई कैश लिखेंगे। तो बेच दिया है, बेच के पैसा है, क्योंकि देखो पहले तो बेचने का ही टारगेट रखना है ना। बाई कैश क्या क्या बेचा है? प्लांट मशीनरी बेचा है 1250, फर्नीचर 150, फर्नीचर 150, डेटर 150 में बिका है 500 वाला। नहीं, ये देखो डेप्रिसिएशन लगने के बाद ही बुक वैल्यू है, और इस कंडीशन में ऐसे में बिका है ना। डेप्रिशिएट तो ऑलरेडी हो चुका होगा। स्टॉक 500, स्टॉक 500, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं तो उसमें टोटल ही लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 400 और 500 900, और यहाँ पर 100, 1000, 1000, और यहाँ पर हो गया 2000, 2300, 2300। अच्छा, अब ये हम लोग कैश अकाउंट में लिख दे, इसका क्रॉस पोस्टिंग कर दो टू रियलाइजेशन बोल के। कैश अकाउंट में लिखो टू रियलाइजेशन बोल के, एसेट सेल, टू रियलाइजेशन एसेट रियलाइज्ड, या फिर एसेट सोल्ड, जो लिखना चाहिए लिखो। 2300। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। हाँ, एक्सपेंस बोला है 175, तो इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर पे करना पड़ेगा टू कैश रियलाइजेशन। हाँ, बाय कैश नहीं, बाय रियलाइजेशन। हाँ, कितना था? 175, देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्रॉस पोस्टिंग करो कैश में बाय रियलाइजेशन।
एक्सपेंस 175, ठीक है। अच्छा, फिर देखो अमल्स प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे द प्राइवेट एस्टेट, लेकिन बीमल के पास 200 है, तो बीमल से 200 ले सकते हैं, तो वो कहां पर दिखाएंगे? बीमल से अगर 200 लेंगे तो एंट्री क्या होगा, बोलो? पार्टनर से पैसा ले रहे, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। बैंक अकाउंट मतलब कैश, कैश बोलता हुए ना, कैश से ले जाना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बीमल्स, ठीक है। तो बीमल्स यानी कि कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा, और कैश में क्या लिखेंगे? बाय बीमल। तो यहाँ पर ये मेरा ओपन है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू बीमल, टू हो, टू बीमल कैश डेबिट হচ্ছে टू बीमल्स कैपिटल 200। अब बीमल्स कैपिटल में क्या लिखना पड़ेगा? बाई कैश। बीमल्स कैपिटल में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, इसमें लिखना पड़ेगा 200, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन से और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन था सब यूज हो गया। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन। सबसे पहले रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन का लॉस फिर ट्रांसफर करेंगे कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल में, फिर उसे बंद करेंगे। वो बंद होने के बाद कैश और वो एक एक करके बंद होगा। तो पहले रियलाइजेशन सबसे पहले, तो रियलाइजेशन का देखो लॉस आने का चांसेस ही ज्यादा है, चेक करो। 4800 975, 4975 हो रहा है सर। -2300 by realization loss transfer to A's capital, B's capital। 1:1 था ना रेशियो, तो आधा आधा हो जाएगा। तो देखो कितना, 1337, 1337 337, और टोटल कितना होगा? 2675। ये तो पॉइंट में नहीं आ रहा है, मतलब टोटल तो पॉइंट में नहीं आएगा, ये पॉइंट में था इसमें। हाँ, एक 8 करना पड़ेगा। एक 8 करना पड़ेगा। अच्छा, ये हाँ, एक हम लोग का ये वाला क्लोज हो गया। अब ये लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल में। तो कैपिटल में लिखो है टू रियलाइजेशन लॉस 1337 और 1338, टू रियलाइजेशन लॉस, टू रियलाइजेशन लॉस 1337 1337 337 ही तो बोल 337 338। अच्छा, अब नॉर्मली हम लोग जैसे पार्टनर्स कैपिटल में बोलते हैं कि रियलाइजेशन का लॉस के इक्विवेलेंट कैश लेके आएगा। क्या यहाँ पर कोई पार्टनर ला सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो ऑल इंसॉल्वेंट वाला केस है, तो यहाँ पर वो वाला पॉइंट नहीं होगा। अब इसका मतलब ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने पे हम लोग क्या देखेंगे? देखो सिंपल, हम लोग ये देखेंगे, देखो अमल ने बिजनेस में कितना लगा रखा था? 750, लेकिन उसको लॉस कितना हुआ है? 1337। तो इसका मतलब अमल को बिजनेस में क्या करना चाहिए था? कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, बट वो कर नहीं पाएगा। तो जितना नहीं कर पाएगा उतना ही क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी। तो बैलेंस इधर आएगा, लिखो बाई डेफिशिएंसी बोल के, बाई डेफिशिएंसी बोल के यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 1337 का उसका लॉस था, लेकिन उसने पॉजिटिव इसमें बैलेंस रख रखा है, जो कि है हम लोग का 750। तो इसका मतलब 587 उसका लॉस वो नहीं दे पा रहा है, वो डेफिशिएंसी बोल के यहाँ पर दिखेगा 587। तो टोटल 1337 हो गया, ठीक है। और ये वाला उसके बाद यहाँ पर कितना हो रहा है? 8 8 8 8,
लेकिन 200 उसका, वो उसने 200 कैश दिया है, तो कितना नहीं दे पा रहा है, उसके हिस्से का 1688, ये हम लोग का डेफिशिएंसी में चला जाएगा 1888, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि हम लोगों ने एक डेफिशिएंसी अकाउंट बना रखा है, तो वहां पर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल मतलब टू अमल्स कैपिटल टू बीमल्स कैपिटल बोल के डेफिशिएंसी में लिखेंगे, ठीक है। टू अमल्स कैपिटल टू बीमल्स कैपिटल बोल के डेफिशिएंसी अकाउंट में लिखो, लिखो टू अमल्स कैपिटल, अच्छा लिखो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, ठीक है। कितना आया 587 और 1688, ठीक है। अब ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, मतलब डेफिशिएंसी हुआ मतलब क्या, आउटसाइडर को ही हम लोग नहीं दे पाए, तो ये कौन बेयर करेगा, क्रेडिटर। तो इसको जब क्लोज करोगे तो क्या बोल के लिखोगे, इधर पहले टोटल लगाओ कितना होता है, 2275, हाँ। अच्छा, अब इसे क्लोज करेंगे तो इधर भी लिखना पड़ेगा 2275, टोटल में भी बैलेंस में भी 2275, और बैलेंस को क्या बोल के लिखेंगे, बाई क्रेडिटर, ठीक है। ऐसे करके क्लोज होगा, बाई क्रेडिटर बैलेंसिंग फिगर, मतलब क्रेडिटर को जितना भी पे करना है उसमें उसका डेफिशिएंसी कितना हो रहा है 2275, मतलब क्रेडिटर को जितना मिलेगा उसमें से 2275 उसे कंफर्म है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये क्रेडिटर में क्रॉस पोस्ट करो, क्रेडिटर में लिखना पड़ेगा, लिखो टू डेफिशिएंसी, क्रेडिटर में लिखो टू डेफिशिएंसी, এই অ্যামাউন্টটাও ও পাবে না, মানে এই লসটাও বেয়ার, ঠিক আছে, এই লসটাও বেয়ার করবে। তো कितना हो जाएगा 2275, ठीक है। अच्छा, तो क्रेडिटर को हम लोग फिर कितना दे पा रहे हैं, हाँ 2525, ये हम लोग दे पा रहे हैं क्रेडिटर। अच्छा, अब हम लोग कैश अकाउंट को क्लोज करें, हाँ यहाँ पर टोटल लगाते हैं, देखो यहाँ पर हमें वही बैलेंस मिल जाएगा, इसका टोटल करो, देखो कितना होगा 2700 का हमारे पास कैश है, ठीक है। जिसमें से रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पे करना पड़ेगा, अच्छा पहले ना हमें कैश को ही क्लोज करना चाहिए था, एक सेकेंड थोड़ा सा गलत हो जाएगा, एक बार पहले कैश को क्लोज करेंगे, ठीक है। जो लिख लिया हम एक बार बता देते हैं, पहले रिवैल्यूएशन क्लोज होगा, नंबरिंग कर देते हैं, फिर हमें क्लोज करना पड़ेगा कैश को, ठीक है। लिख लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश को अगर क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो, क्योंकि इसके पहले हम लोग पहले पार्टनर्स कैपिटल को इसीलिए क्लोज करते थे क्योंकि वहां पर बाई बैंक या टू बैंक आता था, यहाँ पर तो नहीं आएगा, तो सेकंड में हम लोग इसमें कैश को ही क्लोज करेंगे, इससे हमें ये पता चलेगा कि हम लोग कितना हमारे पास कैश अवेलेबल है। तो देखो हम लोग के पास कैश अवेलेबल कितना है 2700, और रियलाइजेशन एक्सपेंस उसमें से कितना पे करना पड़ेगा 175, तो बचेगा कितना 2525, तो ये 2525 किसे पे करना पड़ेगा, एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर का लाइबिलिटी था कितना, देखते हैं। क्रेडिटर का लाइबिलिटी था हम लोग का 4800, अब उसे कितना पे कर पाएंगे, ओनली 2525, तो इसको लिखो ऐसे बाई सन्ड्री क्रेडिटर, ये सेकंड में हम लोग क्लोज करेंगे, बाई सन्ड्री क्रेडिटर बोल के बैलेंसिंग फिगर लिखो 2525, तो ये टोटल हो जाएगा। হ্যাঁ, রিয়েলাইজেশনের পরে ক্যাশটা রেডি করব, তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারবো কি আউটসাইডারকে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে কতটা আছে, ঠিক আছে। अब ये वाला सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट क्रेडिटर अकाउंट में लिखोगे टू कैश बोल के, ठीक है, ये क्रॉस पोस्टिंग होगा। अब हम लोग चले जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर वाले अकाउंट में जा सकते हैं, ठीक है। इसमें टू कैश बोल के ये ट्रांसफर हुआ, ऐसे लिख दो ट्रांसफर फ्रॉम कैश अकाउंट, ठीक है, समझने के लिए, और कुछ नहीं, एग्जाम में लिखना नेसेसरी नहीं है, समझने के लिए कि हम लोग कैश अकाउंट से ट्रांसफर किए। फिर हमारा ये बैलेंस क्या आएगा, डेफिशिएंसी, इतना क्रेडिटर को दे पाए, ठीक है। ये मेरा उधर ही क्लोज हो गया, ये एक्स्ट्रा लिया हुआ था जगह, तो इसका मतलब देखो 4800 क्रेडिटर को देना था, हम लोग दे कितना पाए 2525, तो कितना नहीं दे पाए 2275, ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। अब ये डेफिशिएंसी हम लोग का कहां पर जाएगा, ये डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ये देखो बाई क्रेडिटर बोल के आ जाएगा, इसको बैलेंसिंग फिगर मत लिखो, ठीक है, ये बाई क्रेडिटर बोल के आ जाएगा, डेफिशिएंसी हम लोग का इतना हो, ये आ जाएगा। अब ये डेफिशिएंसी किसके लिए कितना हो रहा है, मतलब ए के लिए कितना हो रहा है, बी के लिए कितना हो रहा है, ये डेफिशिएंसी के लिए लायबल कौन है, पार्टनर, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, नहीं दे पा रहे, वो हमें कहां से मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल से, ठीक है।
तो उसके बाद ही हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर पाएंगे। मतलब ये 4th नंबर पे कर लो, ठीक है, और ये लास्ट में हो जाएगा, ये लास्ट में क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देंगे, फिर ए बी का जब क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो यहाँ पर वो ट्रांसफर हो जाएगा। देखो हम फिर से बताते, पहले रियलाइजेशन बना लिया, रियलाइजेशन का लॉस हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में दे दिए, तो पार्टनर्स कैपिटल भी हम लोग का क्लोज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो भी करना चाहते हो तो 3rd नंबर पे वो कर सकते हो। अगर वो 3rd नंबर पे करोगे तो कैश को हमें, सॉरी वो 2nd में करोगे तो कैश को हमें कितने नंबर में करना पड़ेगा, 3rd नंबर पे। कैश के बाद ही, ये याद रखो, कैश के बाद हम लोग कौन सा क्लोज करेंगे, क्रेडिटर को, और उसके बाद हम लोग डेफिशिएंसी को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रियलाइजेशन, 2nd पार्टनर्स कैपिटल कर सकते हो, 3rd में तुम लोग को कैश करना है, 4th में लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर का करना है, और लास्ट में तुम लोग डेफिशिएंसी कर देना, ठीक है। तो अपने हिसाब से लिख लो, हम पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल को भी 2nd में कर सकते हो, क्योंकि वो भी हमारा बन सकता है, ठीक है, उसके बाद कैश, लेकिन सबसे पहले रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल कर सकते हो या फिर कैश कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का कैश बैलेंस तो जाने वाला है नहीं, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिटर पहले कैश होगा, उसके बाद ही क्रेडिटर बनेगा, उसके बाद एक एक करके बनता जाएगा। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी जो आएगा, डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। देखो डेफिशिएंसी का कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा और उधर लाइबिलिटी से ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ये कर लो, ठीक है, रियलाइजेशन, 2nd में पार्टनर्स कैपिटल कर लो, ठीक है, 2nd में, 3rd में कैश को कर लो, ठीक है, 4th में हम लोग कर लेंगे कैश के बाद ये क्रेडिटर, मतलब जो लाइबिलिटी होगा, और 5th में जो डेफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, सारी चीजों को ट्रांसफर करने के बाद। तो यहाँ पर स्पेशल पॉइंट क्या था, फिर से बताते हैं कि हम लोग जो, हाँ क्रॉस पोस्टिंग तो होगा, एक स्पेशल पॉइंट सबसे बड़ा जो है कि कोई भी लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं लिखना था, ठीक है, लाइबिलिटी का अलग से क्या होगा, अकाउंट बनेगा, जैसे कि हम लोगों ने सेंट्री ग्रेड नॉर्मली यहाँ पर लिखते हैं ना, वो नहीं लिखना चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक एलपीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी एलएलपी का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलपीपी तो मैथ्स में होता है, हम गलती से बोल रहे हैं। ये देखो ये वाला, इसमें भी देखो सेम ही कंसेप्ट हमें फॉलो करना है, सिर्फ नाम दे दिया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में तुम लोग को दे दे कि ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो नहीं करता है, ये एलएलपी है जो कि पार्टनरशिप का कौन सा 2008 वाला, ठीक है, तो क्या इसमें कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चेंजेस है, नहीं है, लेकिन इसका कुछ बोला है कि कैसे डिसॉल्व होता है वो बताया है। तो देखो यहाँ पर कैसे डिसॉल्व होता है, अगर खुद ये एलएलपी बंद होना चाहे तो हो सकता है, विशेष टू वाइंड अप, और यहाँ पर बोला है देखो अगर लेस देन 2 पार्टनर मोर देन 6 मंथ्स तक काम कर रहे हैं। देखो पार्टनरशिप पे कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 मिनिमम, 2 से कम लोग अगर 6 महीने से ज्यादा काम कर चुके हैं तो ये इलीगल हो जाएगा, तो फिर पार्टनरशिप को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अनेबल टू पे डेप्ट, अगर ये फर्म अपना डेप्ट नहीं पे कर पा रहा है, एक एक दिन जा रहा है लेकिन वो अपना लाइबिलिटी नहीं पे कर रहा है, तो बिजनेस बंद कर दो, इसका मतलब बिजनेस नहीं चल रहा होगा, इसीलिए लाइबिलिटी नहीं पे कर रहे हो। और क्या बोला है, बोल रहा है कि अगर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब देखो बोल रहा है कि एलएलपी हैज नॉट एक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब सीधा बात है इलीगल कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जो देश के अगेंस्ट में, अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो फिर ये पार्टनरशिप को मतलब एलएलपी को बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा देखो अगर ये एलएलपी जो है ये फेल हो जाता है अपना अकाउंट्स रिटर्न ये सब जो होता है 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर विथ रजिस्टर, मतलब लगातार 5 साल अगर अपना एनुअल रिटर्न को सबमिट करने में फेलियर हो जाता है तो भी उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि फिर आप अपना बिजनेस बंद कर दो, ठीक है। और अगर कभी लगे हमारे लॉ ये सबको कि ये जो इनको बंद कर देना चाहिए, जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द एलएलपी शुड बी wound up, ठीक है, तो अगर लगे कि बंद कर देना चाहिए मतलब एथिकल काम नहीं हो रहा है या फिर बंद कर देना ही अच्छा है, ऐसे बिजनेस का ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलता है तो बिजनेस बंद कर देना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक रूल्स फॉर द प्रोविजन इन रिलेशन टू वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, बोल रहा है कि नॉर्मली सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स या प्रोविजंस बनाती है किस तरीके से एलएलपी बंद होगा उसके ऊपर, तो ये तुम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाई चांस अगर थियोरेटिकली कुछ भी इससे छोटा क्वेश्चन पूछ ले या फिर थोड़ा थियोरेटिकली कुछ ऐसे 1-2 नंबर का पूछ ले तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि एलएलपी बंद होने के लिए क्या क्या रीजन हो सकता है कि बंद हो रहा है, और इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस कौन अप्लाई करता है, सीजी, ठीक है।
लेकिन अकाउंट्स में कोई चेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम लोग को इसके लिए कुछ अलग रूल सीखना पड़ेगा। अकाउंट्स इसका बंद वैसे ही होगा जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो देखो पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली इन एलएलपी, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 एज फॉलोज। कैपिटल दे दिया है, क्रेडिटर Q's current account, reserve, bank overdraft, bank, debtor, stock, furniture, machine. P's current account. The firm was dissolved. P took over 50% of the stock, 10% less on its book value, and the remaining stock was sold at a gain of 15%. पूछेंगे तुम लोगों से ये कैसे कैलकुलेशन होगा, करने क्या बोला है हम देख लेते एक बार। फर्नीचर मशीन से कितना पैसा मिला है बताया है, फिर बोल रहा है अच्छा वजन यहाँ देख लेते, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ करेंट अकाउंट बैलेंस, बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अच्छा या कुछ इंसॉल्वेंसी नहीं बोला है, सिंपल हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हम लोग को बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा तो सिंपल हम लोग इसको बना सकते हैं, यहाँ पर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, ये लोग अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं किसी भी रीजन से, ठीक है। तो बनाओ 3 अकाउंट लिखो ना, इक्वेशनটাতে ইনসলভেন্সি দেয়। হ্যাঁ এটাতে আসবে ইলাস্ট্রেশন 9 রিয়েলাইজেশন অ্যাকাউন্ট। अच्छा रियलाइजेशन अकाउंट और बनेगा हम लोग का 3 अकाउंट बोला है, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक ना कैश क्या है वो बनेगा। हाँ हाँ बैंक, बैंक और पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में किसी तरीके का इंसॉल्वेंसी नहीं है, मतलब ना तो एक ना तो सारे पार्टनर का, तो हम लोग नॉर्मल जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ये सब हम लोग लिखेंगे, बैंक को कहाँ लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। तो लिखो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 30,000। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डेटर, डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीन, ये लगातार 4 पॉइंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन। तो लिखो टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट्स, डेटर 25,000, स्टॉक स्टॉक हो जाएगा 35,000, अच्छा स्टॉक के बाद फर्नीचर 40,000, फर्नीचर 40,000, मशीन 60,000, मशीन 60,000। अच्छा ये पीस करेंट अकाउंट कहाँ जाएगा, यहाँ एक पॉइंट बताया था उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखो वैसे हमारा कहाँ जाता है करेंट अकाउंट, रियलाइजेशन में कैपिटल में जाएगा, ठीक है। तो करेंट अकाउंट कहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल में, ठीक है। यहाँ पर बताया था, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट बताया है, इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ करेंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। बोल रहा है कि ये जो कैपिटल अकाउंट बनेगा इसमें करेंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो हमें ट्रांसफर करने के बाद जो अमाउंट होगा वो दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, मतलब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर देखो कुछ रिजर्व वगैरह था, तुम लोग देख सकते हो, ये रिजर्व कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर हमें करेंट अकाउंट अलग दिया है तो बोलो कहाँ, नहीं करेंट अकाउंट में। पार्टनर्स कौन से अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, क्योंकि इसका मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो गया। जब हमें करेंट अकाउंट का बात बोल रहा है तो हमें करेंट अकाउंट अलग से एक वर्किंग नोट पे बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है। और वो सब ऐड करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा,
कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में, तो करेंट अकाउंट अलग से बना लो वर्किंग नोट में, क्योंकि यहाँ पर हमें मेन सोल्यूशन में नहीं बोला है, अगर मेन सोल्यूशन में बोल देता तो हम लोग बना लेते। तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दो पार्टनर है पी और क्यू। पहले करेंट अकाउंट का बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। एक जन का बाई बैलेंस बीडी है, एक जन का टू बैलेंस बीडी है, दोनों का ही करेंट अकाउंट है, देख सकते हो। देखो पी का करेंट अकाउंट पॉजिटिव है 10,000 और क्यू का करेंट अकाउंट नेगेटिव है 10,000, दोनों का ही 10,000 है, लेकिन पी का मेरा पॉजिटिव है मतलब इधर आएगा क्रेडिट साइड में, और क्यू का मेरा नेगेटिव है यानी किधर आएगा डेबिट साइड में, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो हम लोगों ने बैंक लिख लिया, डेटर लिख लिया, स्टॉक लिख मैम लिया, वो फर्नीचर। क्यू का पॉजिटिव है ना? हाँ बोलो और एक बार। मैम वो क्यू का पॉजिटिव है, तो क्यू का तो है लाइबिलिटी साइड में। ओ अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ सही बात है, ये पॉजिटिव है ना, ये एसेट साइड में है, मैंने उल्टा लिखा है, देखो सही बोला है सुमित ने। ये देखो यहाँ पर क्यू का जो है, क्यू का करेंट अकाउंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो बाई साइड में क्यू के कॉलम में लिखो, मैंने उल्टा लिखा था, ठीक है, और पढ़ा भी गलत है, ये देखो इधर होगा। और ये पी का हम लोग का करेंट अकाउंट एसेट साइड में है, तो पी का हम लोग का इधर आना चाहिए। अच्छा अब रिजर्व देखो, अब इधर आ जाते हैं, देखो ये वाला सब लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये खाली हो गया। अब पी का कैपिटल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, बाई बैलेंस बीडी बोल के दोनों ही पॉजिटिव है, लिखो 1,00,000 और 50,000 कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पर बनाया था, 1,00,000 और 50,000, एक है पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, ये लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा अब क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन में लिखो बाई बाई सन्ड्री क्रेडिटर बोल के क्रेडिटर ही लिखना पड़ेगा। हाँ सन्ड्री लाइबिलिटी, सॉरी हाँ बार बार क्रेडिटर बोलते, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज बोल के क्रेडिटर 20,000, ठीक है। अच्छा करेंट अकाउंट हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, देखो ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, क्रेडिटर भी लिख लिया, करेंट अकाउंट। अब रिजर्व क्या होता है, रिजर्व लेकिन पार्टनर लोगों का हिस्सा होता है, ये कोई पीएफ वाला बात नहीं है, ये पार्टनर का रिजर्व है, पार्टनर को जाएगा, कहाँ दिखाना पड़ेगा करेंट अकाउंट में, तो करेंट अकाउंट में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो, रेशियो बोला था इक्वली है, मतलब 7.5 करके जाएगा दोनों का, ठीक है। 7,500 7,500 लिखो करेंट अकाउंट में, बाई रिजर्व बोल, ये सब बात ध्यान रखना है, गलती से अगर लिख दोगे कैपिटल में तो फिर गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। रिजर्व हम लोग का 7,500 आ रहा है ना, 15,000 है, हाँ। पार्टनर्स कैपिटल में इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये करंट अकाउंट बना हुआ है, करंट अकाउंट का मतलब यहाँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल के अलावा कुछ नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पार्टनर को जो भी दिया जाएगा वो करंट अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग फ्लक्चुएशन मेथड फॉलो करते हैं जहां पर कैपिटल और पार्टनर को दिया जो भी गया या लिया गया वो सब एक ही जगह पे दिखाते हैं, लेकिन वही अकाउंट को जो स्प्लिट कर देते हैं, कैपिटल अलग बाकी ट्रांजेक्शन अलग, तो बाकी ट्रांजेक्शन जहां दिखता है वो करेंट है और जहां सिर्फ कैपिटल दिखता है वो कैपिटल है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन हमें नहीं बताएगा, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी है एज वेल एज कैपिटल अकाउंट भी है तो इसका मतलब इन्होंने फिक्स्ड मेथड फॉलो किया, करंट अकाउंट में पार्टनर का करंट अकाउंट का डेटा रखा है, इधर फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल का डेटा रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट नहीं रहेगा तो मान ये कंफर्म हो गया कि ये फ्लक्चुएशन मेथड है, तब हमें अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह पे दिखाएंगे। अच्छा देखो अब ये लिख लिया क्रेडिटर करंट अकाउंट रिजर्व, बचा क्या बीओडी, तो बीओडी कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी है पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रियलाइजेशन लिखो, बीओडी लाइबिलिटी है पे करना पड़ेगा तो यहाँ पर लिख देंगे बीओडी कितना हो जाएगा 5,000। तो देखो हम लोगों ने बुक्स जो है इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा अब एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, नीचे क्या बोला है, पी टूक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस ऑन इट्स बुक वैल्यू। तो पहले मुझे ये बताओ कि पी अगर स्टॉक टेक ओवर करेगा तो उसका एंट्री क्या होगा,
बिजनेस के तरह सोचो, मतलब पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग सोचो कि पार्टनरशिप फर्म के पास क्या आ रहा है, इसके लिए क्या जा रहा है, उसके ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट सोचो। স্টক তো চলে যাচ্ছে, পি নিয়ে চলে যাবে না, তো স্টক চলে গেলে কি হবে, স্টক जाने से, हाँ बोलो, सही, पीस कैपिटल डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक चला जाएगा। और पी के कैपिटल को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस जब बंद हो रहा है कुछ बचेगा तो पी को मिलने वाला था, लेकिन पी को जो भी मिलेगा, जितने का स्टॉक उसने ले लिया है उतना उसको नहीं देंगे, ठीक है, उतना कम देंगे। तो हम लोग के पास स्टॉक जा रहा है तो टू स्टॉक होगा और पीस कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज मुझे बताओ, क्या ये हम लोगों को कैपिटल में लिखना चाहिए या फिर हम लोग को करेंट अकाउंट में लिखना चाहिए? ये कैपिटल में लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, देखो ये कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ये तो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। पहले चेक करो कितना हो रहा है, 50% ऑफ द स्टॉक है 10%, तो स्टॉक कितना था 35,000, इसका 50% कितना होगा 17,500, इसमें इसको 10% कम में लेके जा रहे हैं, मतलब 17,500 का 10% माइनस कर दो इससे, जितना होगा उतना, बोलो कितना, 15750, ठीक है, 15750 ये स्टॉक लेके जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एंट्री क्या बोला गया, एंट्री हुआ पीस कैपिटल टू स्टॉक, लेकिन स्टॉक तो ऑलरेडी हम लोग खाली कर चुके हैं, स्टॉक तो ऑलरेडी हम लोग क्रेडिट कर चुके हैं, तो स्टॉक को तो क्रेडिट और दोबारा नहीं कर सकते, फिर क्या होना चाहिए, स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ है, वो तो खत्म हो गया, स्टॉक डेबिट था, स्टॉक क्रेडिट करके खत्म कर दिया, तो फिर पीस कैपिटल टू क्या होगा, पीस कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल ही है, तो क्या होगा, बोलो, सही बोल रहे हो, सही, रियलाइजेशन हम लोग इसके पहले भी तो किए कर चुके हैं, रियलाइजेशन में जाता है ना, पैसा मिलता है, तो उसके जगह कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन, स्टॉक क्रेडिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी क्रेडिट हो ही चुका है, तो तुम लोग को कहाँ लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन में क्या लिखोगे, बाई पीस कैपिटल, एकदम स्टार्टिंग का क्वेश्चन याद करो, उसमें हम लोगों ने ऐसा किया था, है ना, तो लिखो बाई पीस कैपिटल, और ये कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई पीस कैपिटल स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक टेकन। अच्छा, कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे, 35,000 का पहले 50% करो, 35,000 का 50% करने से जितना भी आएगा, कितना आता है 17,500, फिर माइनस 17,500 इंटू 10%, तुम लोग चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो, मैंने एक बार के लिए यहीं पर दिखा दिया, ठीक है, तुम लोग इसका वर्किंग नोट दिखा सकते हो। तुम लोगों ने बोला आंसर आया 15,750, ठीक है, 15,750। अच्छा, ये करेंट अकाउंट नहीं क्यों लिखते हैं, कैपिटली क्यों लिखा है, क्योंकि करेंट अकाउंट में हम लोग पार्टनर को जब कुछ लेन देन करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में दिखाते हैं, ये तो डिसोल्यूशन के लिए हो रहा है, ये तो पार्टनर लोगों को हम लोग नॉर्मली कुछ देने लेने का बात नहीं कर रहे कि रिजर्व दे रहे हैं, कि उसे सैलरी दे रहे हैं, कि इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये हम लोग का कहां पर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ही दिखाना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग होगा, क्या बोल के होगा, बीओटी बैंक ओवर का, पीस कैपिटल में दिखाएंगे टू रियलाइजेशन, लिखो टू रियलाइजेशन 15,000, हाँ 15,750। अच्छा, एक सेकेंड, करंट में ही दिखा है या फिर इसमें दिखा है, द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट गेन, अच्छा वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, पीस कैपिटल नहीं, इसको करंट में ही दिखाओ, कैपिटल में नहीं, करंट लिख लो, ठीक है, क्योंकि जब करंट अकाउंट ओपन होगा तो कैपिटल के अलावा बाकी सभी करंट अकाउंट में ही दिखाना चाहिए, इसको करंट में ही दिखाओ, यही सही रहेगा, करंट अकाउंट में दिखाओ, হ্যাঁ টু রিয়েলাইজেশন কারেন্ট অ্যাকাউন্টে লেখো, এখানে নয়, কারণ যদি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আমার ওপেন আছে তাহলে আমার সবই কারেন্ট অ্যাকাউন্টেই দেখাতে হবে। টু রিয়েলাইজেশন 15,750 करंट में ही दिखाना पड़ेगा, अगर करंट अकाउंट है, अगर करंट अकाउंट नहीं होता तब तो नॉर्मल सा बात है, कैपिटल में ही जाता,
कंसेप्ट वही है कि पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर को कम देना पड़ेगा। अगर करेंट अकाउंट है तो करेंट को ही करेंगे, क्योंकि वो कैपिटल तो है नहीं, ठीक है। कैपिटल के अलावा बाकी तो कुछ करेंट अकाउंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, हम लोग का करेंट अकाउंट में ही आएगा अगर पार्टनर कुछ भी टेक ओवर कर रहा है, बिकॉज ये हम लोग का करेंट अकाउंट बना हुआ है। अगर कैपिटल सिर्फ होता तो कैपिटल में जा। अच्छा, अब बोल रहे हैं बाकी जो स्टॉक है, बाकी स्टॉक कितना है, वही 17,500, 35,000 का बाकी जो स्टॉक है वो भी तो 17,500 ही है। वो कितने में टेक ओवर हुआ है, 15% गेन, मतलब प्लस कितना हो जाएगा 15%, मतलब इस पे और भी 15% लगाएंगे, जितना होगा उतना। कत হচ্ছে 20,125। इसमें बोला है सेल हो गया है तो क्या एंट्री होगा, पैसा इस पे सेल हो, बैंक टू रियलाइजेशन, स्टॉक हम लोग का आउट हो गया, ठीक है। बैंक टू रियलाइजेशन, स्टॉक तो लिख दिए ना, वो तो खाली हो गया। तो बैंक टू रियलाइजेशन जैसे एसेट बेच के होता है नॉर्मली, हमें बता देता है, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैंक बोल के रियलाइजेशन में लिखेंगे, बाई बैंक, यहाँ पर लिखो स्टॉक, ठीक है, स्टॉक। और इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ, 17,500 प्लस 17,500 इंटू कितना परसेंट बोला था, 15% गेन में हुआ, तो ऐड कर दिया, गेन हो रहा है। और टोटल आएगा हम लोगों का 20,125। अच्छा, अब ये बैंक में क्रॉस पोस्टिंग कर दो, टू रियलाइजेशन बोल के 20,125। अच्छा, ये एक एक लिखेंगे तो बहुत सारा जगह ले लेगा ना, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। बाद में ऐड करके जितना सारा आएगा यहाँ पर लिख देंगे। अगर तुम लोग का जगह है तो पूरा लिखो, मेरा तो जगह नहीं होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, सेकंड एसेट ऐसे लिख लिख के ऐड कर देंगे, ठीक है। 20,125। अच्छा, अब देखो फिर क्या बोल रहा है, फर्नीचर एंड मशीन से रियलाइज्ड हुआ 30 और 50, तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फर्नीचर तो चला गया, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया, मशीन भी, तो बाई बैंक बोल के यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन में, जैसे लिखते हैं। बैंक तो लिखा हुआ है, इसके नीचे नीचे लिख दो एक बार, फर्नीचर 30,000 और मशीन, फर्नीचर लिखना पड़ेगा एक बार 30,000 और मशीन लिखना पड़ेगा, मशीन हो जाएगा 50,000। अच्छा, ये वाला हम लोग बैंक में भी लिखेंगे, अगर तुम लोग का जगह है तो पूरा लिखो, हम इस ब्रैकेट में लिख देते हैं 30,000 और 50,000 और 50,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो बोल रहा है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट व्हिच वाज सोल्ड फॉर 25,000। अगर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है जिसको हम लोगों ने सेल कर दिया है तो क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट है, अगर बेच रहे हैं तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अगर नहीं बेच रहे हैं, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग नहीं दिखा सकते। लेकिन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का क्या होता है, अगर बोल रहा है पे ऑफ तो करेंगे ही, अगर नहीं भी बोला है तो भी हम लोग पे ऑफ करेंगे, है ना। लाइबिलिटी का तो वही होता है ना कि लाइबिलिटी तो पे ऑफ करना ही पड़ेगा, बोले या ना बोले क्वेश्चन। अब एसेट बोल रहा है अनरिकॉर्डेड था, मतलब बुक वैल्यू 0 था, लेकिन बेच के हमें 25,000 मिला, तो क्या एंट्री होगा बोलो, सेम ही एंट्री होगा, बोलो। इन्वेस्टमेंट डेबिट तो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट तो, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन, पैसा तो रियलाइजेशन में ही आएगा। अब इन्वेस्टमेंट तो देखो, इन्वेस्टमेंट अगर मेरे बैलेंस शीट में अगर इन्वेस्टमेंट रहता तो मुझे यहाँ लिख के उसे 0 करना पड़ता, यहाँ वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट लिखने का जरूरत ही नहीं, हम लोग बोलेंगे पैसा आया, कहाँ पर आया, कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो है नहीं मेरा अकाउंट, तो उसको लिखने का तो मुझे जरूरत ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट तो तब करेंगे ना अगर वो डेबिट हुआ था, तो यहाँ तो डेबिट ही नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो था ही नहीं, अगर होता तो यहाँ लिखते ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, लेकिन सेल हुआ है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 25,000। अच्छा, अब इसको बैंक वाले यहाँ पर लिखो 25,000 बोल के ऐड कर दो, मतलब तुम लोगों का जगह है तो वैसा लिखो, मैंने तो ऐसे लिख दिया है 25,000, ठीक है। अच्छा, डेटर से 90% मिला है, तो देखो डेटर कितना था उससे 90% मिला है,
डेटर था 25,000, बोलो 90% मतलब कितना मिला है? हाँ, यहाँ लिखेंगे डेटर 25,000 का 90% मिल रहा है, तो कितना हो रहा है उतना लिख 22,500। अच्छा, तो ये कहाँ पर लिखेंगे फिर से? बैंक वाले वहां पर 22,500। हाँ, यहाँ पर 22,500। अच्छा, डेटर से पैसा मिल गया एंड 1,245 were recovered for bad debt written of last year। बैड डेप्ट था लास्ट ईयर, हम लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे बोल के उसको राइट ऑफ कर दिए। अगेन जीरो बैलेंस है। अब अचानक से कोई भला इंसान है आके पैसा दे रहा है, ठीक है, तो बैंक टू रियलाइजेशन, तो क्या लिखेंगे? बैड डेप्ट रिकवर 1,245 रियलाइजेशन, बैड डेप्ट रिकवर बोल के लिखना पड़ेगा। হ্যাঁ, ব্যাংকেই তো আসবে, পয়সা দিয়ে যাচ্ছে না আমাদেরকে। बैड डेप्ट रिकवर 1,245, और ये वाला हम लोग बैंक में लिखेंगे, ठीक है। 1,245 यहाँ पर ऐड कर दो, 1,245। अच्छा, और यहाँ पर देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स विच हैड टू बी पेड फॉर 2,000, बोल रहा है कि ये भी अनरिकॉर्डेड ही है। देखो, आउटस्टैंडिंग बिल तो था नहीं बैलेंस शीट में, अब पे कर दिया है तो फिर कैश का आउटफ्लो होगा, तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन टू बैंक 2,000। हाँ, टू बैंक, টু ব্যাংক আউটস্ট্যান্ডিং বিল। হ্যাঁ, এটা ছিল না ব্যালেন্স শিটে, এটা আনরেকর্ডেড, ঠিক আছে। 2,000, ये देखो ये अनरिकॉर्डेड है, ठीक है, ये रिकॉर्ड तो था नहीं लेकिन पे हुआ है तो हमें दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बैंक में लिखेंगे, इधर देखिए, हाँ, बैंक में लिखो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड, कितना है? 2,000। अच्छा, और तो कुछ नहीं है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि लाइबिलिटी साइड में हम लोगों का क्या क्या पेमेंट बाकी है। जैसे कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बोला था, हमें क्वेश्चन में बोले या ना बोले, अगर लाइबिलिटी हमारा रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड तो नहीं है, तो वो फुल्ली पेड ऑफ है, ये हम लोग मान के चलेंगे बुक वैल्यू। याद करो जब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, जैसे एसेट यहाँ लिखा हुआ है, मान लो स्टॉक नहीं बिका है तो फिर हमें नहीं दिखाना पड़ेगा कि बिका है बोल के, लेकिन लाइबिलिटी अगर रिकॉर्डेड है, पे ऑफ हुआ है कि नहीं कुछ नहीं बोला है, तो हमें फिर भी लिखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, पे हुआ है, क्योंकि पैसा मिला है। तो क्या क्रेडिटर और बीओडी हमें नहीं पे करना पड़ेगा? इतना सारा पैसा जो इकट्ठा हुआ है तो पे तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू बैंक तो लिखा हुआ है, हम इसके नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। कितना कितना से पे ऑफ होगा? जो बुक वैल्यू है, ज्यादा देने का जरूरत नहीं है, जितना लिखा हुआ है उतने से ही दिखाना पड़ेगा। क्रेडिटर और बीओडी कितना? 20,000 और 5,000, ये एज्यूम टू बी पेड ऑफ होता है, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी कोई नहीं जाने देगा, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा हुआ है तो लोगों का ये पैसा नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा? प्रैक्टिकली सोच के देखो, इतना पैसा मिल गया है, देना तो पड़ेगा ही। এই তো এখানে ব্যালেন্স শিট থেকে যেটা বুক ভ্যালু সেটাই পে হবে, যদি কিছু না বলে। আর যদি বলে দিত এটার মধ্যে এতটুকু পে করেছে, তাহলে যতটুকু করেছে ওটাই দেখাতে হতো। अब इसको बैंक अकाउंट में लिखो, फिर से क्रेडिटर और एक क्या है? बीओडी। अच्छा, अमाउंट है हम लोग का 20,000 का, क्रेडिटर है, बीओडी है हम लोग का 5,000। अच्छा, अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। बाकी सब लिख लिया, ठीक है, यही हम लोगों का बाकी था। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। $2,620 प्रॉफिट आ रहा है, 2,620। टोटल कितना आ रहा है? 1,89,620। पी और क्यूज। अच्छा, ये प्रॉफिट कहाँ जाना चाहिए? करेंट अकाउंट में, ठीक है। फिर से गलती से कैपिटल मत लिख दो, करेंट अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। कहाँ जाएगा प्रॉफिट? करेंट अकाउंट में। पीज करेंट अकाउंट और क्यूज करेंट अकाउंट।
अच्छा, रेशियो इनका क्या था, इक्वल था, तो 2620 का हाफ कितना होगा, 1310 शायद, देख लो। ठीक है, इधर भी मैंने टोटल लगा दिया, यहाँ जगह नहीं है, मैंने ऐसे लिखा है 189,620, ये होगा, देखो 189,620। अब ये प्रॉफिट पहले ट्रांसफर करेंगे करेंट अकाउंट बाय रियलाइजेशन बोल के, 1310 टोटल 1,89,620, 1,89,620। अच्छा, अब रियलाइजेशन में, सॉरी करेंट अकाउंट में, ठीक है, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैंने ये पाई साइन दे दिया, प्रॉफिट पाई साइन से हम लोग लिख सकते हैं 1310 1310, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये अकाउंट को बंद करना पड़ेगा, करेंट अकाउंट को पहले, ठीक है, क्योंकि करेंट अकाउंट बंद करेंगे तभी तो कैपिटल बंद कर पाएंगे, उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो टोटल करते हैं, देखो पी का बैलेंस कितना है और क्यू का कितना है, तो मुझे लगता है पी का इधर ज्यादा है, 25,750, 25,750 बाई, क्या बोल के क्लोज करना पड़ेगा बैलेंस को, कैपिटल, बाई कैपिटल बोल के, देखो कितना आ रहा है बैलेंस करके, 16,940। और इसका तो इधर ही आएगा, दिख ही रहा है, इधर कुछ है ही नहीं, तो इधर टोटल लगा लेंगे 10,017, 18,810 आएगा, ये हो जाएगा 18,810, 18,810 टू कैपिटल बोल के बैलेंसिंग फिगर 18,810। अब ये कैपिटल जो है, मतलब बैलेंस जो आया वो कैपिटल में ट्रांसफर करो, तो बाई पीस करेंट अकाउंट और बाई टू पीस करेंट अकाउंट होगा और बाई क्यूज करेंट अकाउंट, ठीक है। पी के साइड में टू आ रहा है हम लोग का, टू करेंट अकाउंट पी के कॉलम में जाएगा और बाई करेंट अकाउंट क्यू के कॉलम में जा रहा है, क्यू का 18,810, 18,810 और पी का आ रहा है 16,940, 16,940। बस कैपिटल में देखो, कैपिटल के अलावा कुछ नहीं जाता है, और करेंट अकाउंट इसीलिए ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, तो पूरा चेक करना पड़ेगा इसी वजह से, नहीं तो दोनों अलग अलग रहता, उसका क्लोजिंग टू बैलेंस शीट हो जाता या बाई बैलेंस शीट जो भी आता है, इसका क्लोजिंग हो जाता। अब इसको हम लोग कर देंगे क्लोज, क्लोज करके ये पता करेंगे कि पार्टनर लोगों को पे करना है या पार्टनर लोगों से पैसा मिलेगा। तो देखो पी ने बिजनेस में कितना लगा रखा है, बैलेंस कितना है 16,940, इसका मतलब बाकी अमाउंट जो है पी क्या करेगा, ले लेगा, है ना, बिजनेस से वो ले लेगा क्योंकि उसने तो 1 लाख लगा रखा है, उसका 16,940, तो बाकी अमाउंट वो बिजनेस से ले लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू बैंक, क्योंकि उसे पे करना पड़ेगा ना, मतलब बिजनेस उसे पे करेगा, तो कितना आ रहा है बैलेंस 83060, टोटल 1 लाख। और क्यू के केस में क्या होगा, क्यू को भी पैसा मिलेगा, देखो क्यू ने कितना क्रेडिट कर रखा है 50 और 18,810, यानी 68,810, टोटल इतना उसका पॉजिटिव बैलेंस है, वो पैसा वो बिजनेस से लेगा, तो बिजनेस पे करेगा तो क्यू के कैपिटल को डेबिट करेगा टू बैंक 68,810, 68,810। अब ये वाला बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होके बैंक का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बैंक में लिखना पड़ेगा बाई पीस कैपिटल बाई क्यूज कैपिटल, बैंक में लिखो बाई पीस कैपिटल और बाई क्यूज कैपिटल, और ये हमेशा टैली हो जाता है 8360, और 68,810।
ये वाला वो तुम्हारा आपका 1,48,807। अच्छा 1,48,870 और ये 30 मिला के 178,870 और इधर वाला देखना पड़ेगा 6,807। तो कुछ नहीं लिखा होगा हम लोगों ने मिलेगा तो फिर कुछ टोटल गलत हो गया होगा देखो ठीक ही है टैली तो हो सकता देखो मिलेगा अच्छा अब दूसरा एक मेथड सीखना है हमें ठीक है डिसोल्यूशन पे ही ये देखो देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एसिड बिक किया हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी हो सकता है बिजनेस में कि बिजनेस बंद करने का सोचे एसिड बिक किया हो सकता है 1 साल भी तो लग सकता है जब बड़ा बड़ा एसेट लाइक फैक्ट्री बेचना है तो क्या एक दिन में बिक जाएगा नहीं और पैसा भी एक दिन में हमें नहीं मिल सकता है लेकिन यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं होता है कि हमें एक ही बार में किसी ने पैसा दे दिया अगर कोई खरीदेगा भी तो हो सकता है वो पार्ट पेमेंट कर रहा है यानी रियलाइजेशन हमें कैसे होता है पीस में होता है ठीक है आज हम लोग पढ़ेंगे पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन नाम इसीलिए है क्योंकि हमें पीस ठीक है मील मतलब क्या खाना ठीक है एक एक टुकड़ा जैसे हम लोग रोटी का खाते हैं या जो भी चावल जो भी खाते हो तुम लोग तो उसमें क्या होता है एक एक टुकड़ा लेते हैं ना तो वैसे ही बोल रहा है एक एक टुकड़े हमें क्या मिलेगा एसिड का रियलाइजेशन मिलेगा अब अगर एक एक टुकड़ा मिल रहा है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसीलिए इस टॉपिक का नाम है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है और इस पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर 2 मेथड है जिसे फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये देखो यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं ये वाला पॉइंट मैंने लिया हुआ है कि नहीं हाँ ये देखो पीस मिल पेमेंट का मतलब क्या बोल रहे हैं जनरली द एसेट सोल्ड अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आर रियलाइज्ड ओनली इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब जैसे मैंने बोला धीरे धीरे टाइम लगेगा कोई बोल रहा है ठीक है हम खरीद लेंगे लेकिन बोलेगा हम इस महीने इतना दे देंगे फिर नेक्स्ट इतना देंगे फिर नेक्स्ट इतना देंगे ऐसा बहुत ही कम होता है कि बड़े बड़े एसेट को हम लोग इजीली बेचते हैं अगर कोई छोटा मोटा फर्नीचर एसेट है तो बिक जाएगा लेकिन सोच के देखो ना बिजनेस में जब फर्नीचर भी लगा हुआ रहेगा तो वो भी इतने सस्ते का थोड़ी ना होगा यहाँ तुम लोग का अमाउंट भले ही 500 दे दे लेकिन रियलिटी में तो आज के डेट पे तो 500 का कुछ होगा नहीं और जब 500 का कुछ होता भी था तो ऑन दैट मोमेंट उसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा होता था ठीक है ऐसा देखो अभी हमें लग रहा है 500 में क्या होता है लेकिन जब 500 का भी तो एक टाइम पे वैल्यू था ठीक है तब वो 500 का ही एसेट जो है काफी वैल्यूएबल होता था in such circumstances the choice is either to distribute whatever is collected or to wait till the whole amount is collected हमारे पास दो ऑप्शन है या तो हम लोग वेट करेंगे कब सारा पैसा आ जाए 1 महीने में 5 महीने में 10 महीने में 2 साल में फिर डिस्ट्रीब्यूशन करें या फिर जैसे आ रहा है वैसे डिस्ट्रीब्यूट करते जाए 1 लाख आया उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फिर मान लो 50,000 आया उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन है क्या पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दे या पार्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करें यूजुअली द फर्स्ट कोर्स इज एडॉप्टेड नॉर्मली पहला वाला ही एडॉप्ट किया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं धीरे धीरे मतलब जैसे आता है वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द distribution of cash among the partner is in proportion to their interest in the partnership concern either of the two methods described below ठीक है तो इसके लिए हमें दो मेथड फॉलो करना पड़ता है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वही हो गया कि जैसे जैसे हमें पीस में रियलाइज्ड होगा वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमारा दो मेथड है ठीक है एक है मैक्सिमम लॉस मेथड और एक हो जाता है हम लोगों का हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड आई थिंक नाम भूल गए एक होता है मैक्सिमम लॉस मेथड और एक हम लोग का नाम होता है ये वाला हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड ठीक है
तो हेडिंग कर लो, दो मेथड होता है, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन बोल के हेडिंग करके उसमें दो मेथड का नाम लिख लो, मैक्सिमम लॉस मेथड और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने बता दिया कैसे होगा। रियलिटी में एक ही बार में पैसा नहीं आता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, सारे पैसे आने तक वेट कर लो या फिर एक एक करके हम लोग जो है जैसा आ रहा है वैसे रियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, पीस पीस में रियलाइज होगा, पीस पीस में ही हम लोग उसे कवर अप करेंगे पे करके। दो मेथड है, एक है मैक्सिमम लॉस मेथड, ठीक है, और एक हम लोग का होता है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ठीक है, नाम एक बार देख लेते हैं, ये नाम हम भूल जाते हैं, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। अच्छा, मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या होगा, मैक्सिमम लॉस मेथड में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो हम दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, बोल रहा है कि ईच इंस्टॉलमेंट रियलाइज्ड इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनल पेमेंट। मतलब हम लोग के पास मान लो एक एसेट का कुछ पैसा आ गया, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि यही मेरा फाइनल पेमेंट है और नहीं आएगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे ही सोच के हमें काम करना चाहिए कि आज ही मेरा लास्ट दिन है, ठीक है, वैसे ही मतलब क्या पता कल हो ना हो, है ना, वैसे ही इनको भी ऐसे ही सोचना है कि फाइनल पेमेंट यही है, पता नहीं कल कोई पैसा दे मुझे या ना दे, जो मिला उसे मिल बांट के डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। दैट इज आउटस्टैंडिंग एसेट एंड क्लेम्स आर कंसिडर्ड वर्थलेस। मतलब जो एसेट पड़े हुए हैं, फ्यूचर में बिक सकते हैं या फिर जिसपे हमारा क्लेम है, वो सब हम लोग कुछ कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब फ्यूचर का छोड़ ही दो, मतलब कल का भी छोड़ दो, अभी सोचो, अभी प्रेजेंट का। एंड पार्टनर्स अकाउंट आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ईच टाइम व्हेन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड। जब हमारे पास पैसा आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स अकाउंट को एडजस्ट करना है। और हमें इसमें फॉलोइंग आइदर गार्नर वर्सेस मोरे रूल और द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रूल्स, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग गार्नर वर्सेस मोरे रूल या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, हम पहले बताते हैं कि मैक्सिमम लॉस मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे। देखो पहले हम यहाँ पर बताते हैं दूसरे एग्जाम्पल से, ठीक है, मैक्सिमम लॉस मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड को समझाते हैं। देखो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या होगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर जो है वो एज इट इज रहेगा, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे होगा, जैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉलो करते हैं, जैसे फर्स्ट हम लोग किसको देंगे, क्रेडिटर को। जो भी पैसा मिलेगा उसमें सबसे पहले किसको देंगे, क्रेडिटर को। क्रेडिटर को देने के बाद अगर बचेगा तो किसको देंगे, पार्टनर्स लोन। लोन पहले किसको देंगे, पार्टनर्स लोन। और लोन इसके बाद किसका नंबर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ऑर्डर हम लोग का ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसके पहले हम लोग एक चीज होना चाहिए जिसे बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्योंकि वो किए बिना तुम लोग क्रेडिटर को भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस उसी को देते हैं ना जो वो काम करवाता है। तो मुझे अगर रियलाइजेशन करवाना है, पहले तो उसको लॉयर को बुला के अपॉइंट करके काम करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंस पहले देना पड़ेगा, उसके बाद क्रेडिटर, ठीक है, उसके बाद पार्टनर का लोन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एज इट इज है, लेकिन रियलाइजेशन का एक्सपेंस हमें सबसे पहले देना पड़ेगा। तो देखो ये तो हम लोग समझ ही जाएंगे कैसे करके होगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर लोगों को बियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम तुम लोग को एक छोटा सा क्वेश्चन जो है, मैंने एक क्वेश्चन बनाया, उसको हम लिख के तुम लोग को समझाते हैं, देखो कैसे करके कैलकुलेशन होगा। फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो हम लोग वो क्वेश्चन जो है वो करेंगे। देखो देखो यहाँ पर ये तो समझ ही जाओगे कैसे हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कैपिटल में जो लॉस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो दिखाते हैं। देखो तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मान लो हम लोगों का पहले एसेट रियलाइज हुआ, फर्स्ट एसेट जो रियलाइज हुआ एसेट वन, वो रियलाइज करके सपोज हम लोग के पास आया है 50,000, ठीक है। उसके बाद एसेट टू रियलाइज करके हम लोग के पास आएगा 1 लाख। ये दो डेटा मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, और पार्टनर्स का कैपिटल लिख लेते हैं,
यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन को करके ही दिखाते कैसे करके सोल्यूशन होगा। यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर लिख रहे हैं, ए बी और सी, 3 पार्टनर है। इसका रेशियो भी लिख लेते हैं 3:2:1। ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है ना, ये रेशियो लिखा है, ठीक है। और यहाँ एक टोटल का कॉलम बना लो 3:2:1। अब पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा इनका कैपिटल कितना है। तो कैपिटल भी हम क्वेश्चन में दे रहे हैं 1 लाख है ए का कैपिटल, बी का कैपिटल है अगेन 1 लाख, सी का कैपिटल है 1 लाख। तो टोटल कॉलम में हम लोग कितना लिख लेंगे 3 लाख, ठीक है। ये कैपिटल है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, देखना है कि कितना एसेट फर्स्ट टाइम रियलाइज्ड हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट रियलाइजेशन एसेट कितना है 50,000। तो हमें क्या सोचना है, कल का छोड़ो, नेक्स्ट जब ये आएगा इसको भी भूल ही जाओ। हम लोग के पास अभी कितना है 50,000। अच्छा, पार्टनर को देना कितना है हमें 3 लाख। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है अगर हम लोग 50,000 ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि कल का तो सोचना ही नहीं है, कल 1 लाख आएगा। हम लोगों को सिर्फ आज देखना है, प्रेजेंट देखना है। तो अगर हम लोग 3 लाख में सिर्फ 50,000 दे पा रहे हैं तो मैक्सिमम लॉस कितना है 2,50,000। तो मेथड का नाम क्या है, मैक्सिमम लॉस, ठीक है। मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर, मतलब हमें पार्टनर लोगों में क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैक्सिमम लॉस को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस, और मैक्सिमम लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना एसेट रियलाइज्ड हुआ है और कितना हमें पे करना है उसका डिफरेंस। तो 3 लाख पे करना है और मैक्सिमम हम लोग के पास एसेट अभी ऑन दैट मोमेंट कितना है 50,000। तो हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2,50,000। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट। पहला 1,25,000, पॉइंट में आएगा देखो 83,333 और ये वाला 47, ठीक है। क्योंकि लॉस है सभी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक देखो, ए से मिलना कितना था बिजनेस को, मतलब ए को कितना देना था 1 लाख, ठीक है। और उसका मैक्सिमम लॉस कितना आ गया 1,25,000। तो बैलेंस कितना आ रहा है 25,000 नेगेटिव आ रहा है। अब बोलो ये रिसीवेबल हुआ ए से या पेबल हुआ। देखो ए को तो हमें 1 लाख वापस करना था अगर बिजनेस बंद हो रहा है, लेकिन ए का लॉस कितना हो गया है 1,25,000। तो फिर इसका मतलब ए को तो 1,25,000 का लॉस बेयर करना पड़ेगा, लेकिन वो बोल रहा है बिजनेस से कि मुझे 1 लाख दे दो। तो बिजनेस बोल रहा है तुम्हें तो 1,25,000 का लॉस है, ठीक है, तुम्हें तो 1,25,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये 25,000 क्या होगा, ए से पेबल है कि रिसीवेबल है, रिसीवेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझने के लिए यहाँ पर आर लिख दिए, ठीक है, रिसीवेबल है। तो ए से हम लोग बोलेंगे भाई ए से ही मुझे 25,000 मिलेगा, मतलब बिजनेस बोल रहा है। अब बी का देखो, माइनस करके बताओ बी का क्या सिचुएशन है, पेबल, हाँ कितना हो रहा है 67, ठीक है। ये क्या हो रहा है पेबल हो रहा है, क्योंकि बी को 1 लाख देना था, जबकि बी का लॉस 83,333 आया। तो फिर इसका मतलब बी को बाकी बैलेंस देना पड़ेगा बिजनेस से 16,667। और ये डिफरेंस देख 58, 51 नहीं आ रहा है 51,833 या फिर 58 डायरेक्ट 58 यार है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ, ठीक है। तो 58,333, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पेबल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर जो रिसीवेबल, मुझे एक चीज बताओ, क्या पार्टनर लोगों से हमें पैसा लेना था या उनको देना था, जिसके लिए हम लोग ये देख रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, देना था।
तो लेने का तो कोई सवाल नहीं है, ठीक है। पार्टनर लोगों से लेंगे क्या, बिजनेस तो बंद हो रहा है, पार्टनर अगर कुछ बचता है तो पार्टनर को मुझे क्या करना है, देना ही है। तो ये एक्चुअली क्या आ गया है ना, अगर तुम लोग इसका कैलकुलेशन देखोगे नॉर्मल मैथमेटिकली, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, ये क्या हो गया नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो पॉजिटिव जिनका है उसमें वो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि एक्चुअली हमें ए से रिसीव नहीं कर सकते हैं, हमें पेएबल पार्टी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए का जो डेफिशिएंसी है, क्योंकि जो ये 25,000 रिसीवेबल के लिए हम लोग ये कैलकुलेशन नहीं करते, हमारे पेएबल के लिए करते हैं। तो अगर हम लोग का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो नेगेटिव बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा जो पॉजिटिव पार्टनर है उनमें, कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी कैपिटल रेशियो, ठीक है। कौन से रेशियो में होगा, कैपिटल रेशियो, ठीक है। ये कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डेफिशिएंसी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी पार्टनर में। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखो, ये 25,000 लिख लेंगे, ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि देखो ये नेगेटिव फिगर था, ये 25,000 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन दोनों में। तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल रेशियो में। बीसी का कैपिटल रेशियो कितना है, 1:1। तो लिखो कितना कितना आ रहा है, 12,500, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12,500। अच्छा ये मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि 25,000 मेरा माइनस फिगर था। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसका तो मेरा 0 हो जाएगा, और माइनस फिगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा। अब यहाँ पर बैलेंस देखो कितना होता है, कितना आ रहा है, ये तो 0 होगा। और इधर Sorry. 45, 830। अब ये दोनों टोटल करो तुम लोग एक बार, ये दोनों बैलेंस एक बार टोटल करके देखो क्या आ रहा है, 50,000। तो हमें कितना पेमेंट करना था पार्टनर लोगों को, 50,000 ही तो करना था, हमारे पास 50,000 आया था। तो देखो इस कैलकुलेशन से हमें क्या मिल गया कि हम लोगों ने बी और सी को कितना पेमेंट कर दिया, 50,000 कर दिया, ठीक है। तो हमें तो पेमेंट करना था ना, तो रिसीव नहीं करना था। अगर किसी का रिसीव आ रहा है यानी नेगेटिव आ रहा है, उसका नेगेटिव बैलेंस बाकी पार्टनर लोगों में जिनका पॉजिटिव आया है उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैपिटल रेशियो में होगा। तो देखो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल पेमेंट। तो इसको हम लोग लिखेंगे फाइनल पेमेंट, यहाँ पर लिखो फाइनल पेमेंट, इधर फाइनल पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया कि किसको कितना लॉस लेना पड़ेगा। तो लॉस माइनस करने के बाद हम लोग को दिखा कि कौन से पार्टनर को पे करना है, कौन से रिसीव तो कर नहीं सकते हैं। तो जिसका डेफिशिएंसी आ रहा है, क्योंकि डेफिशिएंसी इसीलिए क्योंकि हम लोग उससे पैसा ले नहीं सकते, तो उसको हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि जो पार्टनर लोगों को हम लोगों ने 50,000 पे किया है वो किसको किसको किया है। तो ऐसे करके कैलकुलेट होता है, ठीक है, मैक्सिमम लॉस मेथड। हमें लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर बैलेंस देखना है, ठीक है। अच्छा अगर तुम लोग सोच रहे हो तो फिर यहाँ भी तो हम लोग दोनों को पे कर सकते थे, यहाँ भी तो पेबल अमाउंट आया था, टोटल करके देखो कितना आ रहा है, ये दोनों अमाउंट, क्योंकि इसका रिसीवेबल था तो हम लोग यहाँ भी तो पे कर सकते थे। लेकिन तुम लोग टोटल करो कितना आ रहा है ये दोनों का, 70, हाँ 75,000 आ रहा है। क्या हमारे पास इतना पैसा था कि हम लोग पे कर दे, नहीं। तभी तो इसका लॉस यहाँ पर ट्रांसफर किया ताकि वो 50,000 से इक्विवेलेंट हो जाए। तो ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि हम लोग अगर ऐसे फॉलो करेंगे तो हमारा 50,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल 75 है ही नहीं कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे, नहीं तो यहीं पर पे कर देते इनको। लेकिन कर नहीं सकते, जब भी हम लोग नेगेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली अरेंज होके हमें वही बैलेंस दिखा देगा जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए केपेबल है, ठीक है। अच्छा और एक स्टेप कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा तुम लोग को भी। नेक्स्ट हमारे पास एसेट कितना आया, 1 लाख, ठीक है। अच्छा पहले हम लोग अब बैलेंस निकाल लेते हैं। अब बैलेंस निकालो, कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है। तो देखो अगर हम लोग ए के लिए देखें तो ए को तो हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, ठीक है। ए को क्या हम लोगों ने कुछ दिया है, नहीं। तो ए का कैपिटल कितना दिख रहा है, 1 लाख ही दिख रहा है। अच्छा बी का देखो 1 लाख था, हम लोगों ने सब एडजस्ट करके कितना पे किया, 4167, तो माइनस करके कितना आएगा 833। और सी का देखो था उसके पास 1 लाख, मतलब उसको हम लोगों ने पे कर दिया 45833, मतलब 1 लाख देना था उसमें से 45833,
167, ठीक है। तो ये कैपिटल बैलेंस आ गया, मतलब हम लोग घूम फिर के यही वाले पोजीशन में पहुंच गए, ठीक है। जैसे यहाँ 1 लाख 1 लाख 1 लाख था, अभी यहाँ पर 1 लाख और ये वैल्यू बच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब फिर से हम लोग क्या चेक करेंगे, मैक्सिमम लॉस कैसे चेक करेंगे, पहले देखेंगे कि कितना पेमेंट करना है, टोटल करो। जैसे 3 लाख का टोटल किया था, बोलो कितना पेमेंट करना है। कितना, 2 लाख 50, टोटल कितना पेमेंट करना है, 2 लाख 50। अच्छा, हम लोग के पास एसेट कितना है अभी, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितना एसेट है, तो फिर मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 1 लाख 50। तो अब मैक्सिमम लॉस तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। स्टेप याद रखो। तो यहाँ पर पहले लिखो मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है, कैसे निकालेंगे, पेबल अमाउंट कितना है 2 लाख 50, हमारे पास एसेट कितना है 1 लाख, तो मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा 1 लाख 50। 1 लाख 50 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर में, कौन से रेशियो में, 3:2:1 में। तो देखो कितना होता है, है 50,000, ठीक है, और 25,000। अब हम लोग माइनस करेंगे, लॉस बियर करने के बाद कितना हो रहा है, तो इसका कितना 25,000, इसका 45,833, और ये 167 तो आएगा ही, 29,167, ठीक है। तो सभी का देखो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट, हाँ এটা 75 হচ্ছে, 1,50,000 3:2:1। अच्छा, अब इसका टोटल करके देख लो कितना पेमेंट कर पा रहे हैं हम लोग, ये मैक्सिमम लॉस के बाद ये कितना आ रहा है, 1 लाख ही आएगा। देखो किसी का नेगेटिव नहीं आया ना, मतलब लॉस बियर करने के बाद हम लोग जैसे ही लॉस माइनस किया, हमारा सबका पॉजिटिव आ गया, मतलब ये अमाउंट हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो ये पेमेंट का टोटल कितना होना चाहिए, जितना एसेट था उतने का ही, क्योंकि हम लोग तो एसेट को जो मिल रहा है वैल्यू उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। बट प्रोसेस ऐसा है हमारा, तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम लॉस देखेंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव आ जाता है, वो नेगेटिव वैल्यू बाकी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल रेशियो में करेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे फाइनल पेमेंट कितना आ रहा है, फिर ये बैलेंस निकालेंगे, फिर ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है, जब तक हम लोगों का क्लोज नहीं होता है। मतलब क्लोज कब होगा, जब एसेट रियलाइजेशन बंद हो जाएगा। तो एसेट रियलाइजेशन जब तक होगा तब तक हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करते रहना पड़ेगा। तो ये হ্যাঁ বলো, এখন সেটা কতটা অ্যাসেট রিয়েলাইজড হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করবে যে ডেবিট হবে মানে নেগেটিভ আসবে না পজিটিভ আসবে। अच्छा, अब देखो ये तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया, लेकिन ये क्वेश्चन में हमें पहले ये सब करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये कर पाएंगे, क्योंकि इसका अलग तरीके का सिस्टम है, तो मैंने इसको अलग से बता दिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, ये बन जाएगा। देखो यहाँ पर बोला है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3, कैपिटल कितना बोला है 9,600, 6,000 और 8,400, लाइबिलिटी फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम स्पाउस ऑफ पार्टनर और पार्टनर्स, यहाँ पर बोला है, मतलब ये क्या है, लोन लिया था पार्टनर के स्पाउस से और पार्टनर से, जिसका इंटरेस्ट बचा हुआ है नहीं पे कर पाए, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, मतलब लाइबिलिटी। इन्वेस्टमेंट है फर्नीचर मशीन स्टॉक। अच्छा, आफ्टर पेइंग क्रेडिटर द लाइबिलिटीज एंड एसेट ऑफ द फर्म वेयर, क्रेडिटर को पे करने के बाद ये लाइबिलिटी बचा हुआ है, बोल रहा है, ठीक है। देखो इसको टोटल नहीं किया इन्होंने बैलेंस शीट को, मतलब क्रेडिटर को इन्होंने पे कर दिया, लेकिन ये तो क्या हो गया, ये तो इनसाइडर लाइबिलिटी हो गया ना, पार्टनर का स्पाउस का इंटरेस्ट और पार्टनर का। द एसेट रियलाइज्ड इन फुल इन ऑर्डर इन विच दे आर रियलाइज्ड लिस्टेड अबव, तो एसेट से कैसे पैसे मिले हैं, पहले जैसे लिस्टेड है, पहले इन्वेस्टमेंट बिका होगा, फिर फर्नीचर, फिर मशीन, फिर स्टॉक, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे लिस्ट डाउन है उसी तरीके से एसेट से रियलाइज्ड हुआ, और बी क्या हो चुका है, insolvent, ठीक है। You are required to prepare a statement showing the distribution of cash as and when available, applying the maximum possible loss procedure, मतलब अभी जो हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो देखो कैसे करके इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लिखो इलस्ट्रेशन 6, ठीक है। तो यहाँ पर
काफी बड़ा जगह चाहिए, ठीक है, मतलब हम तो इधर हटा के लिख देंगे, तुम लोग पेज को घुमा सकते, मतलब कॉपी को घुमा के भी लिख सकते हो अगर तुम लोग को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो, क्योंकि देखो क्या क्या लिखना पड़ेगा हम बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का एक कॉलम होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर ये देखो हमें लाइबिलिटीज बोलो, सबसे पहले कौन सा लाइबिलिटी पे हुआ, इंटरेस्ट ऑन स्पाउस ऑफ पार्टनर या फिर पार्टनर का, स्पाउस का, क्योंकि वो तो डायरेक्ट पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो पहले ये लिखो, लाइबिलिटी को लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स स्पाउस, ठीक है। उसके बाद पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, उसके बाद किसको पे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, और यहां पर लिखेंगे टोटल। इस तरीके से इस ऑर्डर पे हमें पे करना पड़ेगा जैसे जैसे रियलाइजेशन होगा। अच्छा, किसको कितना पे करना है, सभी का बैलेंस लिखेंगे पहले, बैलेंस ड्यू, ठीक है। बैलेंस ड्यू मतलब पार्टनर के स्पाउस को कितना देना है 2000, पार्टनर को कितना देना है इंटरेस्ट ऑन लोन 1000, बस देख देख के यहाँ पर बैलेंस को लिखो। और कैपिटल कितना कितना है, ये शायद नीचे दिया, नहीं ऊपर दिया हुआ, ये देखो 9600 6000 8400, तो लिखो। पार्टनर्स कौन कौन है, पार्टनर से हम लोग का ABC, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा A B और C, ठीक है। तो A का कैपिटल है 9600, B का है 6000 और C का है 8400, ठीक है। अब सभी को टोटल करके तुम लोग को बताना पड़ेगा टोटल ड्यू अमाउंट कितना है। ट्वेंटी 4 आ रहा है, देखो 27 ईयर्स, अच्छा 27,000 आ रहा है, ठीक है, 27,000 ही लिख दिया मैंने, 27,000 आ रहा है total। अच्छा, अब मैक्सिमम लॉस लेकिन कैपिटल पे अप्लाई होता है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितना रियलाइज्ड हो रहा है, पहले हम लोग को इन दोनों को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग पार्टनर लोगों को दे सकते हैं। तो पहला कौन सा एसेट बिकेगा, हमें बोला है जैसे क्वेश्चन में लिस्ट डाउन है वैसे ही, तो पहला कौन सा एसेट बिक जाएगा, इन्वेस्टमेंट, कितना है 1000, तो पहले किसको पे कर पाएंगे, किसको पे करना है पहले इनको, तो इनको कितना दे पाएंगे 1000 ही दे पाएंगे, और तो है नहीं, तो कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर एक रुपीस का कॉलम बना लो, ठीक है, कितना सेल करके मिला हमें 1000, ठीक है। अब ये 1000 से हम लोग किसे पे कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पे कर पा रहे हैं, ये भी पूरा नहीं पे कर पा रहे हैं, ठीक है, और बाकी किसी को भी कुछ नहीं दे पाए, तो यहाँ पर ऐसे डैश डैश डैश, किसी को भी कुछ नहीं दे पाए, ठीक है। अच्छा, अब माइनस करके सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अब माइनस करके देख लो कि कितना बच रहा है, इसको 1000 देना पड़ेगा, इसका भी 1000 बच गया, इसका भी 9600 ही है, इसका भी 6000, इसका 8400, ठीक है, ये बैलेंस आ गया, बैलेंस ड्यू, ठीक है, ये बैलेंस ड्यू अब बच रहा है, बैलेंस ड्यू। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बिकेगा, फर्नीचर, कितना 2000, अच्छा इससे किसको किसको दे सकेंगे, हाँ स्पाउस को और पार्टनर को, ठीक है, पूरा दे पाएंगे है ना, तो दे दो 1000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हाँ टोटल 27, दोनों को दे दो, और बाकी बैलेंस निकालो कितना हो रहा है, फर्नीचर सेल हो रहा है, ठीक है, तो लिखो सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर 2000 यहाँ पर लिखेंगे, तो 1000 हम लोग किसको दे देंगे,
स्पाउस की इंटरेस्ट जो है और ये वाला 1000, तो बचा कितना यहाँ पर 0 और ये पूरा 9600, ये पूरा का पूरा 6000 और ये 8400। ये देखो पहले देखो हम लोगों ने आउटसाइडर को ही क्लियर करने का कोशिश किया, तो आउटसाइडर को कैसे पे करेंगे, जैसा जैसा अवेलेबिलिटी होगा उसके अकॉर्डिंग हमें पे करते जाना है, ठीक है। अच्छा, अब हमें मैक्सिमम लॉस मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम लोग पार्टनर के कैपिटल को पे करते हैं तो मैक्सिमम लॉस मेथड को अप्लाई करते हैं। अब कौन सा एसेट बिकेगा, मतलब कितना रियलाइज्ड हो रहा है, देखो फर्नीचर सॉरी मशीन 1200, ठीक है, मशीन का 1200 पे कितना करना है और मिलेगा कितना, ये सब ऐड करो, पे कितना करना है, हाँ, और माइनस करो ये वाला 1200, 24,000, 22,800 है ना मैक्सिमम लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो सेल ऑफ मशीन, पहले लिखेंगे सेल ऑफ मशीन 1200। अब क्या निकालेंगे, मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम लॉस कैसे निकालते हैं, टोटल पेबल अमाउंट टू पार्टनर माइनस जितना एसेट रियलाइज्ड हुआ, तो टोटल पेबल टू पार्टनर कितना हो रहा है 24,000। कैसे हुआ, ये तीनों को ऐड करने पे आ जाएगा 24,000, लेकिन हम लोग सिर्फ 1200 ही उन्हें दे पाएंगे, तो लॉस कितना आ रहा है माइनस करके 22,800, और ये सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3:2 में। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में, देखो कितना आता है। कितना आ रहा है बोलो, ये वाला डिस्ट्रीब्यूट होगा 22,800 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, 22,800 को कर रहे हो ना तुम लोग, मैक्सिमम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोलो कितना है, हाँ 11,400 नेगेटिव 6840 नेगेटिव 4560, ये भी नेगेटिव। अब निकालो बैलेंस, मतलब माइनस माइनस करके देखो, इसके अलावा बाकी सभी मेरा नेगेटिव आएगा लग रहा है। ये 3840 आ रहा है पॉजिटिव, ये तो 840 नेगेटिव होगा दिख रहा है, इसका देखो कितना होगा, 1800 नेगेटिव, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि अगर किसी का नेगेटिव आ रहा है तो जो जिसका पॉजिटिव आएगा वो उस नेगेटिव बैलेंस को बियर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव किसका आ रहा है, ए और बी का, ए और बी का डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, सी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन ऐसे होगा, लिखो डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी रिटर्न ऑफ एगेंस्ट सी, मतलब उसे हमें सी के अगेंस्ट में चार्ज करना है जिसका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो कितना कितना लिखना पड़ेगा, देखो ये दोनों का टोटल कर दो, 1800 और 840 पूरा का पूरा सी को बेयर करना पड़ेगा, तो इसका 1800 मतलब खाली हो जाएगा, इसका 840 खाली हो जाएगा, क्योंकि ये अपना नेगेटिव सी को दे रहा है, ये अपना नेगेटिव सी को दे रहा है, तो यहाँ पर दोनों का टोटल लिखना पड़ेगा 1800 और 840 कितना होगा 2640, ठीक है 2640 हो जाएगा। अच्छा, अब फिर से तुम लोग को निकालना पड़ेगा बैलेंस, बैलेंस में क्या दिखेगा, अभी हम लोग का पॉजिटिव आ जाएगा, हमारे क्या होना चाहिए, सारे पार्टनर का बैलेंस या तो पॉजिटिव या तो जीरो हो जाए चलेगा। तो अभी हम लोग अमाउंट पेड निकालेंगे, ठीक है, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमाउंट पेड हो जाएगा, है ना, अमाउंट पेड हो जाएगा, तो लिखो अमाउंट पेड, इसको कुछ नहीं दे पा रहे, इसको कुछ नहीं दे पा रहे, सी को मिल रहा है कितना 1200, ठीक है 1200 ही एसेट था, देखो 1200 ही तो मिला था सेल ऑफ मशीन करके, तो वो किसको मिला,
सी को मिला, कितना मिला? 1200 ही मिला। यही तो मेरा फाइनल पेमेंट है। फाइनल पेमेंट कैसे पता चलेगा कि पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं? जब पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस आएगा या फिर हम लोग का सारे पार्टनर का पॉजिटिव या फिर जीरो आना चाहिए। देखो जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक करते जाना है हम लोग का। पहले मैक्सिमम लॉस देने के बाद मेरा नेगेटिव आया तो मुझे नेगेटिव वैल्यू को चार्ज करना पड़ेगा पॉजिटिव पार्टनर के अगेंस्ट में। तब मेरा देखो 0 0 और एक पॉजिटिव आ गया। तो जैसे ही 0 0 पॉजिटिव आ गया तो सोच लो कि डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों का हो गया। ठीक है, तो फाइनल पेमेंट कितना हो गया हम लोग का? सी का 1200। आप बोलो किसको हम लोग सेल कर रहे हैं? एसेट में से स्टॉक को। अब लिखो स्टॉक हम लोग का हो जाएगा, कितना था? 4000 बोला है स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो। अच्छा पहले बैलेंस निकाल लेते हैं, बैलेंस ड्यू वो भी तो निकालना पड़ेगा। बैलेंस ड्यू निकालो, कैसे निकालोगे? हाँ, ये ए को कितना देना था? 9600 और उसको कितना दे रहे हैं? उसका 9600 ही रह रहा है। ए के कॉलम में क्या लिखेंगे? पहला दो मेरा गैप आएगा, 1 2, थर्ड नंबर पे मुझे लिखना पड़ेगा 1 2, थर्ड नंबर पे 9600 ए का आएगा। बी का कितना आएगा? बी का जितना था उतना ही आ जाएगा 6000। और सी को पेमेंट किए हैं तो सी का कम दिखेगा 7200। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे सेल ऑफ स्टॉक 4000। ठीक है, अच्छा पेबल अमाउंट कितना है? तो मैक्सिमम लॉस चेक करो। पेबल अमाउंट ये सब ऐड करना पड़ेगा, 9600 प्लस 6000 प्लस 7200, 22800। और उसमें से हम लोग सिर्फ 4000 ही दे सकते हैं, तो मैक्सिमम लॉस कितना आएगा? 18800। और इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 5:3:2। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखो कितना होगा। 400 नेगेटिव क्योंकि लॉस है। 5640 और ये लास्ट वाला 3760। ठीक है, अब माइनस करके देखेंगे हमारा क्या होना चाहिए। पॉजिटिव होने से अच्छा है, नेगेटिव हुआ तो फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसका तो पॉजिटिव आ गया, कितना? 200। इसका भी पॉजिटिव आ रहा है, देखो कितना आ रहा है 360। और इसका भी चलो अच्छा है, पॉजिटिव आ गया, कितना? 3440। ये सब टोटल करने से ये इसका मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का टोटल करके देखो कितना आ रहा है, 4000 आना चाहिए। ये हम लोग का फाइनल पेमेंट हो गया। अगर पॉजिटिव हो गया तो हम लोग पेमेंट, क्योंकि नेगेटिव का मतलब तो रिसीवेबल हो गया, रिसीव तो करना नहीं है, पेमेंट करना है। तो ये हम लोग का फाइनल पेमेंट हो गया। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं फाइनल पेमेंट। यहाँ पर फिर से एक बार फाइनल पेमेंट हो गया, क्योंकि हर एक स्टेप में हम लोग फाइनल पेमेंट करते हैं। अच्छा, और तो कुछ एसेट भी नहीं है, देखो सब बेच दिया ना हम लोगों ने, और कुछ एसेट नहीं है, तो हम लोग टोटल कितना पेमेंट कर पाए? 4000। ठीक है, अब बैलेंस फिर से चेक करेंगे, क्योंकि हमें तो इससे ज्यादा पे करना था। हम लोगों ने अभी तक पार्टनर को कितना पेमेंट किया? एक हम लोगों ने देखो कौन सा एसेट पार्टनर को लगाया, 1200 इधर और इधर 4000, बाकी तो कुछ भी नहीं दे पाए। तो बैलेंस करो, 9600 देना था, कितना दे पाए? 200। तो कितना होगा? 9400। देखो ये समझ में आया कि नहीं? 9600 देना था, दिए कितना? 200। तो कितना बच रहा है? 9400। और बाकी इसका 6000 में से 360, 5640 है ना। और इसका थोड़ा सा कम होगा, 7200, 3460। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है? पार्टनर लोगों के लिए लॉस है, नहीं दे पा रहे, तो इसको लिखेंगे बैलेंस इन कैपिटल। ऐसे लिखो, बैलेंस इन कैपिटल लेफ्ट अनपेड, लेफ्ट अनपेड लॉस, दैट इज लॉस। ये लॉस है पार्टनर लोगों का। कितना आ रहा है? एक बार लॉस का टोटल करो। 18,800 का पार्टनर लोगों का लॉस आ रहा है। अच्छा, और यहाँ पर एसेट रियलाइज्ड का एक बार टोटल करने से कितना आ रहा है, देखो तो
4 5 6 7 और 1 8,200। अच्छा, यहाँ पर हो रहा है 2,000 और 1,000, 3,000 पे करना था, और इन सब का प्लस लगाओ तो कितना हो रहा है? $84,000। 24, अच्छा 24 माइनस 8,200 करो। 15,000 আর এটা কত এসেছিল? এটাও 18ই বলছো, দুটোই 18 বলছো? একটা 15 একটা 18 আসছে, কিন্তু দুটোই তো সেম আসে নরমালি। এটা পুরো ব্যালেন্স শিটটা দেয়নি তাই 4,000, এক 5,000, 6 7 আর একে 8,200, আর এখানে আমাদের 9,600, 6,000, 8,400। हाँ अच्छा, देखो हम कंसेप्ट क्या समझाना चाह रहे हैं तुम लोग को एक्चुअली। ये हम लोग ना, जो हम लोग का 18,800 आया वो सही आया कि नहीं तुम लोग कैसे देख सकते हो? देखो फर्म के पास टोटल पैसा कितना था? 8,200, और उसको टोटल कितना पे करना था सब मिला के? 27,000। तो वो कितना पे कर पाएगा? अगर उसके पास 8,200 है, इतना ही पे कर पाएगा, तो बाकी लॉस कितना होगा? 18,800। वही हम लोग को यहाँ पर दिखेगा, मतलब लॉस कौन बेयर करेगा? एटलस जो पार्टनर होगा वही करेगा, और अगर हम लोग कुछ भी नहीं पे कर पाते तो सभी करेगा। तो ये मैक्सिमम लॉस, ये जो टोटल होगा ना अनपेड अमाउंट, उसका टोटल, और इसको डायरेक्टली करोगे तो तुम लोग का आंसर सेम आएगा। मतलब तुम लोग चेक करके देख सकते हो कि जो बैलेंस आया वो तुम लोग का सही आया है या नहीं आया है, डिस्ट्रीब्यूट करके गलत हुआ है कि सही हुआ है। ठीक है, ये चेक करने का सबसे आसान तरीका है। इतने बड़े क्वेश्चन को इस तरीके से तुम लोग आराम से चेक करके देख सकते हो कि कैसे करके होगा। 27,000 হচ্ছে ওভারঅল লাইবিলিটি। 9,600 প্লাস 6,000 প্লাস 8,400 প্লাস 2,000 প্লাস 100, এটা ওভারঅল লাইবিলিটি, এন্ড ওভারঅল পেড অ্যামাউন্ট 8,200। তাহলে আমরা পে করতে পারবো না 18,800, দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম লস, এতটা হতে পারে। ঠিক আছে, চলো। Thank you, ma'am.